हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक इंप्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये। इसे पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। मेरा यही मानना है कि जितनी बार आप क्वेश्चन को पढ़ोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चन जब समझ में आ जाता है कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 सेकंड लगते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 सेकंड लगेंगे, बस, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। क्योंकि पढ़ते ही आपको ये समझ में आ जाता है कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए आप पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। कह रहा है एक दुकानदार ने एक वस्तु का मूल्य लागत मूल्य से 64% अधिक अंकित किया और उस पर 25% की छूट देकर वस्तु को कितने में बेच दिया, 615 रुपए में बेच दिया। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्या है हमारा, ये कह रहा है ये सेलिंग प्राइस है हमारा। क्या है, सेलिंग प्राइस। तो मैंने हमेशा आपसे ये कहा है कि जब परसेंटेज में प्रॉफिट और लॉस का दिया रहे तो उस परसेंटेज के साथ खेलना सीखिए आप। जब परसेंटेज के साथ आप खेलना सीख जाओगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है कम से कम टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि क्या, कि वस्तु का मूल्य जो है लागत मूल्य से, तो मार्क प्राइस जो है वो किससे है, कॉस्ट प्राइस से। बोल रहा है 64% अधिक। 64% का मान कितना होता है, 64/100 हम करते हैं। ये कितना, 4 चौका 16, 16 चौका 64 और 25, मतलब कितना, 16/25। तो कह रहा है कॉस्ट प्राइस से 64% अधिक था। हमारा क्या हो, नीचे वाला कॉस्ट प्राइस है, हो गया कॉस्ट प्राइस से। किससे बोला है, कॉस्ट प्राइस से। तो जिससे बोला जाए वो हमेशा क्या होता है, नीचे होता है। तो अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 25 है तो उसका 64% कितना होगा, 16 होगा। तो 25 से 16 अधिक मतलब 41। कितना, 41। कॉस्ट प्राइस 25। अगर नहीं ऐसे आ रहा है आपको, समझ में लीजिए कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर रेशियो, कॉस्ट प्राइस का रेशियो देखना होगा, तो कह रहा है 64% अधिक। तो अगर हम कॉस्ट प्राइस 100 मान लेते हैं तो 64% कितना होगा, 164। अरे काट दीजिए, 4 चौका 16, 4 1 का 4, 25 चौका 100। तो आया कि नहीं है, 41/25। ये मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि दशमलव में जो परसेंटेज देते हैं उसके लिए अच्छा होता है। तो अभी से अब आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो अच्छी बात है, ठीक। तो 41/25 आ गया। आगे कह रहा है उस पर जो है 25% इसका डिस्काउंट दिया जाता है। आप बताइए एक चीज हमसे कि डिस्काउंट आप किस पे लेते हो, किस पे डिस्काउंट लेते हो, किसी मॉल या किसी शॉप अदर दुकान पे जाते हो जहां पे आप देखते हो तो उस पर प्राइस टैग ही तो देखते हो कि हाँ भैया ये 500 का है तो कितना डिस्काउंट देंगे आप। तो प्राइस टैग जो क्या होता है, वो मार्क प्राइस जो होता है हमारा। तो जो डिस्काउंट मिलता है हमें इससे क्या कहते, किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे। और दुकानदार जो बेचता है वो क्या देता है, सेलिंग प्राइस देता है। डिस्काउंट देके वो क्या करता है, सेलिंग प्राइस देता है। तो एक ही वस्तु के लिए बात हो रही थी, यहाँ पे कितने का, 25% का। 25% का मान जानते ही हैं कितना होता है, 1/4 होता है। मतलब 4 की वस्तु कितने में डिस्काउंट दे करके 3 पे बेच रहा है, ठीक। तो एक ही वस्तु के लिए बात हो रही है, तो यहाँ मार्क प्राइस 41 है, यहाँ कितना है, 4 है। तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो हम इधर 4 का गुणा कर देते हैं तो इधर भी करना पड़ेगा 4 का, और इधर 41 का करते हैं तो इधर भी 41 का हमें करना पड़ेगा। अब आ गया कितना, 4 1 का 4, 4 चौका 16, 164। यहाँ कितना, 25 चौका 100।
और यहाँ कितना आ गया, 4 1 4, 4 चौका 16, 3 1 3, 3 चौक 12। तो यहाँ देखा जाए तो कितना हो गया, अब बराबर हो गया मार्क प्राइस, यहाँ 164, यहाँ 164। तो अब चाहो तो मर्ज कर दो, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, 164, 100 एंड 123। तो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 615। तो 123 यूनिट का मान 615 है, तो एक यूनिट का मान यहाँ से कितना आएगा, 5 आएगा। तो एक यूनिट का मान 5, तो 100 यूनिट का मान कितना, 500। कितना, 500 रुपये। एक यूनिट का मान 5 रुपया, तो 100 यूनिट का मान कितना, रुपया है भाई। तो कौन सा हमारा सही है, ई वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो है वो परसेंटेज के साथ आप खेलना सीख जाइए। जो जो दिया है पहले परसेंटेज को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा, तो उसकी बेसिस पे हम क्या निकाल लेते हैं जो पूछता है। ठीक, तो ये कहानी मैं इतनी लंबी आपको नहीं करनी है। ये मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का आप इतने में ही समझ गए, अगर बराबर है तो 123 का मान इतना, तो 100 का मान इतना, ज़्यादा ज़्यादा माइंड कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कह रहा है 25 कर्मचारियों वाले एक कार्यालय में कर्मचारियों का औसत वजन 55 किलो है। यदि 5 नए कर्मचारी कार्यालय में शामिल होते हैं और कार्यालय में औसत वजन 10 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो 5 नए कर्मचारियों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो चलिए ठीक है बताते हैं। मैं इसका हमेशा मैंने आपको दो मेथड बताया, एक बेसिक, एक शॉर्ट या ट्रिक, जो भी आप कह लो, ठीक है, वो आपकी मर्जी। कह रहा है 25 कर्मचारियों वाले एक कार्यालय में कर्मचारियों का औसत वजन 55 किलो है। तो आपको पता है कि एवरेज एज बराबर क्या होता है, टोटल सम ऑफ एज। भाई जितने लोग हैं उन्हीं की टोटल सम ऑफ एज। ठीक है, और नंबर ऑफ कर्मचारी, एम्प्लॉय कह सकते हैं, यहाँ एम्प्लॉय की बात हो रही थी, स्टूडेंट की बात हो रही होती, स्टूडेंट कहते हैं, एम्प्लॉय। ठीक, तो एवरेज एज कितना है इसका, 55 किलो है, और टोटल सम हम निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, 25, 25 से गुणा कर दिया तो टोटल एज हमें मिल जाएगी, टोटल सम ऑफ एज। टोटल एज में लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक, टोटल एज में लिख दे रहा हूँ, तो कितनी हो जाएगी, 25 पंचे 125, और 25 पंचे 125, 1250 प्लस 125 कितना, 1375 हो गए ईयर, ये एज हो गई। अब आगे कह रहा है यदि 5 नए कर्मचारी कार्यालय में शामिल होते हैं और कार्यालय में औसत वजन 10 किलो बढ़ जाता है। अब देखिए कि कर्मचारी में 5 बढ़ गए और औसत वजन 10 किलो बढ़ गया, तो अब टोटल सम कितना होगा, ये पहले था, बढ़ने के बाद अब कितना हो गया, बाद में टोटल एज कितनी हो जाएगी, कितने लोगों की, 30 लोगों की। यहाँ कितने थे, 25, 25 लोगों की। यहाँ कितने लोग हैं, 30 लोग हैं। ठीक, तो कितनी हो जाएगी, 5 कर्मचारी बढ़े मतलब 30 हो गए, और टोटल जो है एवरेज एज कितनी बढ़ गई, 55 से 10 बढ़ गया तो कितना, 65। अब गुणा कर लेते हैं, तो गुणा कर लिया टोटल एज, तो कितना हो गया, 65 दूना 130, सॉरी 5 तिहाई 15, और 6 तिरिक 18 1 19, कितना हो गया, 1950। कितना हो गया, 1950। तो हमें 5 लोगों की एज, यहाँ पे 25 लोगों की टोटल एज है, यहाँ 30 लोगों की टोटल एज है, तो हमें 5 लोगों की टोटल एज चाहिए तो कितनी होगी, 5 लोगों की अगर टोटल एज चाहिए तो हम क्या करेंगे,
आप बताइए, अगर 5 लोगों की मैं टोटल एज चाहिए तो हम क्या करेंगे, 30 में से 25 वाला घटा देंगे तो वही तो हमारे 5 होंगे। तो 1950 माइनस कितना 1375 कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये, यही तो हमारा होगा 5 लोगों की टोटल एज होगी जो। ठीक, तो यहाँ से घटा दिया हमने तो कितना हो जाएगा ये, 1950 में से 1400 घटा दिया तो कितना हो गया 550। 550 तो 525 14 550 575 कितना 575 आएगा। 14 5 19, 50 इधर 25 इधर, 25 ज़्यादा हमने घटाया था तो जोड़ दिया 75 हो गया। तो टोटल कितनी आ गई 575 ये आएगी। तो पूछ रहा क्या रहा है, तो 5 नए कर्मचारियों का औसत वजन, तो एवरेज एज कितनी होगी 5 कर्मचारियों का, एवरेज एज ऑफ 5 एम्प्लॉय कितनी होगी भाई, उनकी टोटल एज 575 है और कितने कर्मचारी है 5, तो एवरेज एज नहीं पता चल जाएगी कितना 115, कितनी 115 ईयर्स। तो कौन सा सही है हमारा, बी वाला। तो ये प्रॉपर जो था हमारा क्या था, बेसिक मेथड था, कि प्रॉपर ये बेसिक मेथड था जो आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक, अब एक शॉर्ट मेथड देख लेते हैं। शॉर्ट मेथड का मतलब है, चलिए मैं अपने आप को गायब कर लेता हूँ उसके बाद बताता हूँ, हो सकता है जगह कम पड़ जाए। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि 25 कर्मचारियों का, जैसा कि 25 कर्मचारियों का औसत वजन कितना है 55 किलो। अब कह रहा है 5 कर्मचारी बढ़ गए, तो 5 कर्मचारी बढ़ गए, अब कितने हो गए 30 हो गए। अब इनका औसत वजन कितना बढ़ गया, आप बताइए कितना बढ़ गया, 55 से कितना हो गया 65 हो गया, 10 बढ़ गया। तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जो बढ़े हुए कर्मचारियों का वजन हमको अगर निकालना है टोटल, यहाँ पे 25 से 30 हो रहा है, मतलब यहाँ से 5 बढ़ रहे हैं, तो 5 कर्मचारियों का अगर टोटल वजन चाहिए तो हम क्या करते हैं 65 इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे और जोड़ लेंगे, तो 5 कर्मचारियों का टोटल वजन कितना हो जाएगा, टोटल वजन कितना हो जाएगा, गुणा कर लेते हैं, 5 का 65 में गुणा करेंगे तो 5 6 का 30 और 55 25 325 हो जाएगा, प्लस इसका गुणा किधर इधर किया तो 250। टोटल एज कितनी हो गई देख लीजिए 300 575 हुआ जो कि पिछले में भी आया था। अब एवरेज पूछ रहा है तो एवरेज के लिए जानते हैं कितने, एवरेज एज की बात हो रही है तो कितना होगा 575 में 5 से भाग दे दिया, 5 लोगों की पूछ रहा है तो कितना 115 आई। ठीक, तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे और मैं सामने आ जाता हूँ, ठीक है। सॉरी, ठीक, आप पढ़िए इसे ध्यान से। तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना, ठीक है। क्या रविंद्र अश्वनी क्रमशः 9600 और 84 रुपये का निवेश करके साझेदारी की, एक व्यवसाय शुरू किया उन्होंने। यदि रविंद्र ने अपनी राशि का केवल 6 महीने के लिए निवेश किया और दोनों द्वारा अर्जित कुल वार्षिक लाभ, तो अश्वनी के लाभ का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नहीं है। रविंद्र को आर मान लिया हमने, अश्वनी को ए मान लिया। इसने कितना इन्वेस्ट किया 9600, इसने कितना इन्वेस्ट किया 8400। रविंद्र ने कितने दिन के लिए 6 महीने के लिए। यहाँ पे बोल रहा है कि 1 वर्ष के बाद, मतलब 1 वर्ष की बात हो रही है, तो इसने तो कहीं कुछ नहीं बोला, तो इसने कितना इन्वेस्ट किया 12 महीने के लिए।
इनका रेशियो निकाल लेते हैं। आपको पता है कि प्रॉफिट का रेशियो किस में होता है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं, वही हमारा क्या होता है, प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो हमारा प्रॉफिट का रेशियो कितना आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम का गुणा कर दिया तो 6 दूनी 12, यहाँ कितना हो जाएगा 1200 का, अगर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 अट्ठे 96, 12 सत्ते 84, यहाँ कितना 2 2 चौका 8, मतलब कितना आ गया यहाँ रेशियो 4 एंड 7 का। तो यहाँ पे देखा जाए तो कितना मिला इसे 4x मान लेते हैं, इसे 7x, टोटल कितना है प्रॉफिट कितना है टोटल, इसे 4x प्रॉफिट मिला, इसे 7x प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना है 11x। 11x का मान कितना दे रखा है एक साल में 66 33, तो काट देते हैं 11 छक्का 66 जीरो, 11 दिया 33, तो x का मान कितना आ गया 603, x का मान 603 आ गया। तो पूछ रहा है सोनी के लाभ का हिस्सा सोनी कौन सा है 7x, तो 7x का मान कितना होगा, 7x का मान कितना है 603, तो इसका कितना हो जाएगा 7 छंग 42 और 7 तरीके 21, 4221 रुपये। कौन सा हमारा सही है, सी वाला। तो ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था, आपने कर भी लिया होगा मेरे बताने से पहले भी। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक, जितना हो सके आप ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मेरा यही मानना है कि जितना आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं एग्जाम में उतना ही आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि आपको वहां पे पढ़ते ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे है। ठीक है, तो चलिए पढ़िए आप, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, क्या है, राकेश ने 4 वर्षों के लिए योजना एक्स और वाई में क्रमशः 8,000 12,000 का निवेश किया। योजना एक्स साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष 8% देती है और योजना वाई प्रतिवर्ष R+3% ब्याज देती है साधारण ब्याज पर। यदि राकेश को दोनों योजना में कुल 1340 का ब्याज प्राप्त हुआ तो आर का मान बताना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नहीं है। तो आप बताइए, कह रहा है कि x को जो है 8,000 है, तो आपको पता है कि SI बराबर क्या होता है PRT/100, यही तो होता है। तो आप बताइए, अगर 8,000 हमारा प्रिंसिपल है तो एक साल में अगर वो R% देता है तो 4 साल में कितना 4R% अपॉन 100 कर देंगे इसे, प्लस y कितना देता है R+3% और उसका प्रिंसिपल कितना है 12,000, तो 12,000 उसका प्रिंसिपल है। अगर एक साल में R+3% देता है तो 4 साल में कितना देगा 4R+3% अपॉन 100, और टोटल ब्याज कितना, इतना ब्याज इससे मिल गया, इतना ब्याज इससे मिल गया, लेकिन वो दिया है कि टोटल ब्याज कितना है 13,440, और मेरा कितना आया है टोटल ब्याज, इतना और इतना टोटल जोड़ दिया हमने, कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ कितना 8 चौक 32 320 R प्लस यहाँ कितना 12 चौक 48 480 R प्लस 120 का अंदर गुणा किया तो कितना 4 12 12 बरहिए में 144 1440, तो यहाँ कितना हो गया 13,440। ठीक, ये कितना हो जाएगा 4 3 7 1 8, 800 R हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो कितना घट जाएगा 1,440, तो कितना बचेगा 12,000 बचेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, R का मान कितना आ गया 15 अट्ठे 120, कितना आ गया 15%, कितना आ गया 15%, जो कि A। तो इसे सॉल्व करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। बशर्ते आप इसे पढ़िए ध्यान से और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, आप ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है,
चलिए आपने इसे पढ़ लिया होगा और सॉल्व भी करने की कोशिश की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। बताता हूँ कैसे करना है। धारा की गति 4 किमी प्रति घंटा है और नाव ए धारा की प्रतिकूल दिशा में 275 किमी की दूरी 25 घंटे में तय करती है। यहाँ पे करंट की चाल दे रखी है कितनी, 4 किमी प्रति घंटा। और आगे कह रहा है नाव ए जो है धारा की प्रतिकूल दिशा में 275 किमी की दूरी 25 घंटे में तय करती है। तो यहाँ से अगर हम स्पीड चाहे धारा के प्रतिकूल दिशा में किसकी, ए की अगर आप स्ट्रीम स्पीड देखना चाहें तो कितना होगा, ये आप स्ट्रीम स्पीड हो गई किसकी, ए की बात हो रही है। तो कितना होगा, डिस्टेंस दिया है 275 किलोमीटर और 25 घंटे में, तो स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो गई, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे कह रहा है और नाव बी अनुकूल दिशा में, तो यहाँ भी तो स्पीड हम निकाल सकते हैं। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आप किसकी, बी की। यहाँ किसकी, ए की थी, यहाँ किसकी, बी की। तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, 266 किलोमीटर। और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर, कितने टाइम में, 19 घंटे में। तो कितना होगा, 19 इक्का 19, बच गया 1976। कितना आ गया यहाँ, 14 किमी प्रति घंटा। तो पूछ रहा है शांत जल में नाव ए की गति और शांत जल में नाव बी की गति। शांत जल मतलब बी ए एंड बी बी पूछ रहा है, बोट की गति ए और बोट की, ए बोट की गति है और बी बोट की गति की अनुपात पूछ रहा है और परसेंटेज पूछ रहा है कितना अधिक है। तो अगर आपको यहाँ पता नहीं है, अब निकालना है तो निकालेंगे कैसे। आपको पता है कि वी अप स्ट्रीम बराबर क्या होती है, अप स्ट्रीम बराबर क्या होती है, बोट की चाल माइनस करंट की चाल, यही तो होती है कि नहीं। तो यहाँ बात किसकी चल रही है, बोट ए की। और करंट का मान जो है, धारा का मान तो सबके लिए सेम है ना, अगर एक ही नदी हो रही है तो क्या है, करंट का मान तो सबके लिए सेम है। और यहाँ पे कितना होगा, बोट की चाल प्लस करंट की चाल, क्योंकि क्या है ये डाउन स्ट्रीम है तो जुड़ जाएगा। तो यहाँ बात किसकी हो रही है, ए की। अब क्या है कि यहाँ पे दे रखा है कितना, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सी का मान रखेंगे हम कितना, 4 किमी प्रति घंटा। तो बी ए का मान कितना आ जाएगा, 4 माइनस 4 है तो इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 4 15 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं, अगर सी का मान 4 रखेंगे तो इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा, 10 किमी प्रति घंटा आएगा। कितना आएगा, 10 किमी प्रति घंटा। भाई यही तो है ना, वी डी एस बराबर का बी ए प्लस बी सी, बी प्लस सी। तो ये 14 किमी तो पता है, तो सी का मान भी पता है, तो इधर ले गए तो हमें क्या मिल गया, बी ए मिल गया। अब यहाँ पे देख लीजिए कितना है, 10 और 15, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे कितना है, 10 है। तो 5 हैं 15, 5 दूनी 10, तो 3 एंड 2 का। तो पूछ रहा है शांत जल में नाव बी की गति का कितना प्रतिशत, बी की गति का कितना प्रतिशत अधिक है। तो बी से कितना अधिक है, का कितना प्रतिशत है, अधिक नहीं पूछा सॉरी, का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है, बी की गति ए की गति ये अपॉन 100। तो कितना अधिक है, 50 गुना 150%। कितना परसेंटेज है ये पूछा, अधिक नहीं पूछा, बार बार मैं यही कह रहा हूँ कितना अधिक है, ठीक है। तो किससे पूछा है, शांत जल में बी की गति का। तो जिससे पूछता है हम क्या करते हैं, उसको नीचे रखते हैं, जिसका पूछता है उसको ऊपर रखते हैं। तो उसने पूछा है ए का, तो ए को हमने 3 ऊपर रख दिया। किससे पूछा, बी से, तो 2 हमने नीचे रख दिया। तो यहाँ भी डायरेक्ट आप कर सकते थे, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, यहाँ भी ये डायरेक्ट कर सकते थे, 15/10, बात वही है, ठीक। तो समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे करिए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। बशर्ते आप इसे ध्यान से पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है।
कह रहा जितेश अकेले किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। जितेश ने अकेले कार्य करना शुरू किया और 18 दिन कार्य करने के बाद छोड़ दिया। यदि शेष कार्य मयंक ने 18 दिनों में पूरा किया तो जितेश और मयंक मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, यही पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, मैं इसका 2 मेथड बताता हूँ, पहले एक बेसिक फिर आपको ट्रिक बताऊंगा। फिर पहले बेसिक देख लीजिए। कह रहा है कि अकेले किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। 24 दिन में जितेश 24 दिन में जितेश कितना कार्य करता है। कह रहा है ना, एक कार्य करता है। 24 दिन में जितेश कितना कार्य करता है, एक दिन में। तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, एक दिन में कितना कार्य करेगा जितेश, 1/24 कार्य करेगा। इतना समझ में आ गया। आगे बोला है जितेश ने 18 कार्य शुरू किया, उसने अकेले कार्य शुरू किया और 18 दिन कार्य करने के बाद छोड़ दिया। अगर एक दिन में उसने इतना कार्य किया तो 18 दिन में कितना कार्य करेगा। 18 दिन में कितना कार्य करेगा, 18/24 बराबर 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, मतलब 3/4 कार्य उसने किया। कितना किया कार्य, 3/4। तो रिमेनिंग कितना बच गया, रिमेनिंग कार्य कितना बच गया, रिमेनिंग वर्क कितना बच गया। एक टोटल एक कार्य था जिसमें से 3/4 कार्य हो गया, तो बचा कितना, 1/4 कार्य अभी भी बचा है। कितना बचा है, 1/4 कार्य। आगे कह रहा है कि शेष कार्य मयंक ने 10 दिन में पूरा किया। मैं अब 10 दिन में मयंक ने कितना कार्य किया, 10 दिन में मयंक ने कितना कार्य किया, कितना कार्य किया, 1/4। वही जो बचा था, जो बचा था वही तो कार्य किया उसने, 1/4 कार्य किया। तो आप बताइए कि एक दिन में कितना कार्य करेगा। एक दिन में मयंक ने कितना कार्य किया, 1/40 कार्य। कितना कार्य किया, 1/40 कार्य। अगर देखा जाए, अब पूछ रहा है कि जितेश और मयंक मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोनों अगर साथ में काम करें तो कितने दिन में कार्य करेंगे। तो जितेश प्लस मयंक स्वयं साथ में कार्य करें तो एक दिन में, एक दिन में जितेश मयंक साथ में कार्य करेंगे तब कब कितना कार्य करेंगे भाई। एक दिन में जितेश कितना कार्य कर रहा है, जितेश कितना कार्य कर रहा है एक दिन में, एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 1/24 कार्य। ठीक, और मयंक कितना कार्य कर रहा है एक दिन में, 1/40। कितना, 1/40 कार्य कर रहा है। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं हम। मैं गायब हो जाता हूँ ताकि समझाने में आपको आसानी हो। ठीक, तो यहाँ पे कितना करेंगे एक दिन में कार्य, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो इनका एलसीएम कितना होगा, 120, 24 पंचे 120, 4 3 12, 120 कार्य। तो ये कितना हो जाएगा, 8/120, तो 15 8 120, मतलब 1/15 कार्य एक दिन में करेंगे। एक दिन में 1/15 कार्य करेंगे, 1/15 कार्य कितना, जितेश 1/15 कार्य जितेश प्लस मयंक करेंगे कितने दिन में, एक दिन में। यही तो हमने लिखा है यहाँ, एक दिन में जितेश मयंक कितना, 1/15 कार्य। हमने क्या किया, उल्टा कर दिया है बस, और कुछ नहीं। इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। तो 1/15 कार्य जितेश मयंक करेंगे एक दिन में। तो अगर एक कार्य करना है, टोटल हमारा कार्य कितना था, एक ही तो था, एक कार्य करना है हमें, तो जितेश मयंक कितने दिन में करेंगे, 15 का गुणा इधर कर देते हैं, तो कितने दिन में, 15 दिन में। कितने दिन में, 15 दिन में। अगर 1/, कार्य एक दिन में करते हैं तो पूरा एक कार्य कितने दिन में करेंगे, 1/15 का गुणा इधर कर दिया तो कितना हो जाएगा, 15 दिन में। तो इतना तो समझ में आ गया होगा।
ठीक, तो ये हमारा जो था शॉर्ट मेथड था, तो हमारा कौन सा आंसर सही आया, ये वाला। ठीक, तो अब हमारा जो दूसरा मेथड है वो हमारा क्या है, बेसिक, सॉरी ये बेसिक था, वो क्या है हमारा शॉर्ट मेथड। चलिए शॉर्ट मेथड आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो शॉर्ट मेथड बता देता हूँ, तो उसके लिए मैं सामने आ जाता हूँ। चलिए, तो मैं सामने आ गया। कह रहा जितेश अकेले किसी कार्य को 24 दिन में करता है, और जितेश ने अकेले कार्य शुरू किया और 18 दिन कार्य करने के बाद छोड़ दिया। यदि शेष कार्य मयंक ने 10 दिन में पूरा किया। तो मैंने आपको एक चीज बताई कि टोटल वर्क जो हम एलसीएम जो लेते थे वहां पे, कब आपने पहले पढ़ा होगा मुझसे, तो देखा होगा कि मैं एलसीएम लेता था। अगर 2 लोग कर रहे हैं तो उनका एलसीएम लेता था। तो मैंने एक चीज वहां पे आपसे बोली थी कि हम टोटल वर्क कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम एक फिक्स अमाउंट। अगर हम टोटल वर्क यहाँ पे नहीं दिया है तो हम टोटल वर्क कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, लेकिन यही है कि जब तक सॉल्व करेंगे हम टोटल वर्क वही मानेंगे, ऐसा नहीं है कि बीच में फिर चेंज कर देंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे कह रहा है जितेश ने अकेले किसी कार्य को 24 दिन में पूरा किया, तो हम मान लेते हैं 24 का मल्टीप्लाई में ही कोई वर्क मानते हैं। माना टोटल वर्क जो हमारा कितना है, 48x मान लेता हूं मैं। ठीक है, टोटल वर्क कितना मान लिया मैंने, 48x। क्या कर रहा है कि जितेश अकेले किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर रहा है। अगर टोटल वर्क हमारा इतना है तो इफिशियंसी कितनी आई जाएगी जितेश की, जितेश की इफिशियंसी कितनी आएगी, क्योंकि आपको पता है कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम। तो टाइम दिया इसने, टोटल वर्क कितना दिन में, 24 दिन में पूरा कर रहा है, तो हमें इफिशियंसी निकलनी है। तो टोटल वर्क हमें मैंने माना है कितना, 48x, और टाइम कितना है 24। तो इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 2x आई जितेश की, 2x इफिशियंसी आई किसकी, जितेश की। तो कह रहा है कि जितेश और 18 दिन कार्य करने के बाद छोड़ दिया। अब 18 दिन में कितना कार्य किया गया, 18 दिन में जितेश ने कितना कार्य किया, जितेश द्वारा किया गया कार्य कितना है, कार्य, तो कार्य बराबर क्या, इफिशियंसी इंटू टाइम। इफिशियंसी कितना है 2x, टाइम कितना है 18 दिन, तो कितना कार्य किया 36 कार्य क्या किया जितेश ने, कंप्लीट कर लिया। तो रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, 48x माइनस 36x बराबर 12x। तो अब 12x कार्य किसने किया, मयंक ने 10 दिन में पूरा किया। मयंक ने 12x कार्य 10 दिन में किया, तो मयंक की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, निकाल सकते हो। मयंक की इफिशियंसी कितनी होगी, क्योंकि उसने ये कार्य 12x कार्य 10 दिन में किया, तो एक दिन में कितना किया होगा, यही तो इफिशियंसी है। तो टोटल कार्य कितना है 12x, और कितने दिन में किया, 10 दिन में किया। अरे भाई यही तो है, टोटल वर्क इफिशियंसी निकालनी हो तो टोटल वर्क 12x। ठीक, और अपॉन टाइम, टाइम से भाग दे दिया, तो यही हमारी इफिशियंसी आ गई, कितनी आ गई 1.2x। ये किसका इफिशियंसी आ गई, मयंक की। ये किसकी इफिशियंसी थी, जितेंद्र की। अब आगे पूछ रहा है, तो आगे पूछ रहा है तो जितेश और मयंक मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो जी टाइम पूछ रहा है किसका, जितेश प्लस मयंक टुगेदर। तो आप बताओ कितने दिन में पूरा करेंगे, टोटल वर्क हमारा कितना है 48 है। अब दोनों मिलकर अगर वही कार्य करते हैं तो कितने दिन में, तो 48 से एफिशिएंसी कितनी है इनकी, क्योंकि टोटल वर्क टाइम पूछ रहा है, तो टोटल वर्क बटा क्या होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इसकी कितनी है 2x जितेश की, अब मयंक कितनी है 1.2x। तो जोड़ लेते हैं कितना 48x बटा कितना 3.2x। x कैंसिल हो गया, दशमलव हटाने के लिए हमने क्या किया, ऊपर से गुणा कर दिया, 80 हो गया 32। तो ये कितना हो गया 15, कितना 15 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। कितना आ गया हमारा 15 डे। कौन सा सही है हमारा, ये। तो जितना मैंने ये इसमें भी आपको शॉर्ट मेथड में भी इतना प्रोसेस बताया है, ये नहीं करना भाई। आप टोटल मान लीजिए, टोटल मान करके ये दिमाग में आपका चलेगा बचा कितना कार्य, ये आधे से ज़्यादा कैलकुलेशन जो है माइंड में हो जाता है।
लेकिन उसके लिए बशर्ते आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि ये थोड़ा लिखना है कि 18 दिन जितेश ने कितना कार्य किया। माइंड में आपके हो गया कि अगर एक की उसकी इफिशियंसी 2x, 18 दिन में 36, तो बचा 12 उसने कार्य किया तो कितना 1.2x उसकी इफिशियंसी आ गई। तो ये जब प्रैक्टिस आप करते जाएंगे तो आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी और ज़्यादा चीज़ें लिखनी नहीं पड़ेंगी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, ऐसे उम्मीद करता हूँ। बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है, कह रहा है दूध और पानी के मिश्रण में पानी की मात्रा दूध की मात्रा का 60% है। यदि शुद्ध दूध का क्रय मूल्य 48 रुपये प्रति लीटर है तो मिश्रण का क्रय मूल्य प्रति लीटर कितना होगा। सीपी पूछा है किसका, मिक्सचर का। तो यहाँ पे दूध और पानी के मिश्रण है, कोई मिल्क एंड वाटर है। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो दूध की मात्रा है वो पानी की मात्रा दूध की मात्रा का 60% है। 60% का मान तो आप जानते हैं ना कितना होता है, 3/5। कह रहा है पानी की मात्रा दूध की मात्रा से, किसकी मात्रा से, दूध से। तो ये हमारा क्या है, मिल्क है। तो इसका कितना है, 60% है, तो 3x कितना होगा, वाटर होगा। तो वाटर एंड 5 एंड 3 मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे रखा है। तो हम मान लेते हैं कि हमारी जो है वो 5x लीटर मिल्क है और 3x लीटर वाटर है। क्या है, वाटर है, मिल्क है, क्योंकि रेशियो तो यही रहेगा ना। देख लीजिए 5x लीटर 3x लीटर, एक्स एक्स कट जाएगा तो क्या है, रेशियो वही 5-3 का ही है। और टोटल मिक्सचर अब कितना हो गया हमारा, टोटल मिक्सचर कितना हो गया, 5×3=8x लीटर। ठीक, तो ये कह रहा है कि जो है शुद्ध दूध का, शुद्ध दूध हमारा कौन सा है, ये है, का क्रय मूल्य 48 रुपये प्रति लीटर है। तो अगर 5x लीटर ये है दूध है और 1 लीटर का 48 रुपये है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी इसकी, कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 48 पंचे कितना होता है 240, क्योंकि 4 पंचे 20 और 8 पंचे 40, 240। यहाँ पे उसने दूध का कुछ नहीं बोला है कि दूध के लिए भी कुछ, सॉरी दूध का लिए बोला है लेकिन पानी के लिए कुछ नहीं बोला है कि पानी का भी कुछ चार्ज है। तो जब तक कुछ क्वेश्चन में ये ना बोला जाए कि पानी का कुछ चार्ज है, तब तक हम उसको क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पे पानी का मूल्य क्या हो जाएगा हमारे लिए, 0 हो जाएगा। तो टोटल जो कॉस्ट प्राइस आई वो कितनी आई, 240x आई, 240x आई। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मिक्सचर अब हम जो है बेचेंगे, ये तो हमने क्या है खरीद लिया है, ये हमने क्या 240 रुपये में खरीदा है। अब टोटल अगर मिक्सचर देखा जाए टोटल, तो टोटल कितना हो गया, अब 8x लीटर हो गया। ठीक, कितना हो गया, 8x लीटर। अगर हमने इसमें पानी मिला दिया तो 8x लीटर हो गया। तो अगर अब हमसे पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगी, मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, तो कितनी होगी, टोटल हमारी जो हम कॉस्ट प्राइस थी कितनी है, 240x, 240x रुपये हमने उस पर खर्च किया है पूरा। एक बात समझिए कि 240x रुपये हमने क्या किया, दूध का खर्च किया और उसमें पानी मिला दिया। अब कितना हो गया, 8x हो गया। टोटल कितना लीटर हो गया, 8x। तो पहले हमारा जो था 240x रुपये खर्च हो रहा था, अब 8x लीटर हमने मिला दिया तो कितना हो जाएगा ये, 8×3=24, एक्स एक्स कैंसिल, 30 रुपये पर लीटर पड़ा अब हमारा। वही दूध हमारा कितने रुपए लीटर पड़ गया, 30 रुपये लीटर पड़ गया। कहने का अर्थ कि 5x जो है लीटर दूध था और 48 क्रेट से हमने उसे खरीदा, तो कितने का खरीद लिया, 240x रुपये हमने उसे खरीद लिया। ठीक, लेकिन उसमें हमने क्या किया, 3x पानी मिला दिया, मतलब मान लीजिए कि 3 लीटर में पानी मिला दिया। तो अब मिक्सचर हमारा टोटल कितना हो गया, 8 लीटर हुआ। टोटल हमारा मिक्सचर कितना हो गया, 8 लीटर हो गया। अब हमने उस पर खर्च कितना किया 8 लीटर पे, 240 रुपये। तो अब हम 1 लीटर किस कॉस्ट प्राइस पे बेच सकते हैं, मतलब अगर हम प्राइस टू प्राइस बेचना चाहें तो किस पे बेचेंगे, 240 रुपये उस पर खर्च किया, अब 8 लीटर हो गया तो 1 लीटर की कीमत कितनी आ गई,
30 रुपये पर लीटर। कितनी? 30 रुपये पर लीटर। आई कि नहीं आई? ठीक, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। बशर्ते आप इसे ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपने इसे कर भी लिया होगा मेरे हिसाब से। तो कह रहा है एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई सॉरी स्पीड 24 मीटर पर सेकंड है, तो पुल पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा? तो ठीक है, मैंने आपको बताया है कि ये हमारा कोई पुल हो गया, ये हमारी कोई रेलगाड़ी हो गई। तो आप बताइए, इसका मुंह यहाँ है, तो ये रेलगाड़ी की लंबाई हमने x मान ली और पुल की लंबाई कितनी है? 240 मीटर है। तो अगर इसे पार करना है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी? चलते 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 चले, चलिए पार कर गई। ये पुल हमारी अभी भी 240 यही है। ट्रेन हमारी कहाँ पहुँच गई? यहाँ पहुँच गई। कहाँ पहुँच गई? यहाँ पहुँच गई। तो एक बात बताइए कि ट्रेन का मुंह अभी यहाँ था, अब जब उसने पार किया तो भाई पीछे वाला जब डब्बा जब तक नहीं पार कर लेगा तो ये तो कह नहीं सकते ट्रेन पार कर गई। तो जैसे वो पार की तो अब मुंह कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया। पहले यहाँ था, अब यहाँ पहुँच गया। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 240 ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, प्लस एक्स ट्रेन की भी लंबाई तो पूरी पार की उसने। टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया? 240 एक्स। तो स्पीड बराबर क्या होगा उसका? टोटल डिस्टेंस कितना? 240 प्लस एक्स, और टाइम कितना लगाया उसने? कितना टाइम लगा? 24। स्पीड उसकी दे सॉरी कितना? 30 सेकेंड। तो उसकी स्पीड दे रखी है कितना? v का मान दे रखा है तो हम v का मान रख दिए 24। तो अब कितना हो जाएगा? 240। सॉल्व कर लेते हैं तो 8 कितना हो जाएगा? ये 3 दूनी 6 60, 3 चौक 12, 720 आ जाएगा। 24 में 48 72। तो x का मान कितना आ जाएगा? 240 उधर ले गए तो कितना? 480, क्योंकि 24 में 48 72। कितना है x का मान? 480 मीटर। मतलब ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है? 480 मीटर। कह रहा है पुल पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा? आप बताइए, कोई व्यक्ति खड़ा है पुल पे कहीं पे भी, ये व्यक्ति है हमारा, तो ट्रेन को पार करने में कितना टाइम लगेगा? ट्रेन हमारी ये है, ठीक, उसका मुंह यहाँ है। अब पार करते 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 अब क्या हुआ कि व्यक्ति हमारा यहीं रह गया और पार कर गई। अब ट्रेन जो है, ट्रेन का मुंह कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया, व्यक्ति को पार कर गई। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ट्रेन की लंबाई तो डिस्टेंस ट्रेवल किया। पहले यहाँ था, अब पार करके यहाँ गया, तो मतलब इतनी ही डिस्टेंस उसने ट्रेवल की, मतलब ट्रेन की लंबाई के बराबर ही। तो स्पीड हमको पता है, कितनी स्पीड से? 32 मीटर पर सेकेंड स्पीड तो वही है। तो टाइम पूछ रहा है तो टाइम नहीं बता सकते? 480 बटा कितना? 32। तो अब भाग दे देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 3 48, 16 दूना 32, तो कितने सेकंड में? 15 सेकंड में। कितने सेकंड में? 15 सेकंड में। तो कौन सा आंसर सही है हमारा? सी वाला। तो ये बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल था, आपने कर भी लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे कर, सॉरी, ठीक, कर भी लिया होगा आपने। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना, ठीक है। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा और सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ।
मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना, ठीक है। कह रहा आशुतोष और विनोद की बचत का अनुपात 5:8 है और उनके खर्चे का अनुपात कितना है, 9:10 है। तो यदि आशुतोष अपनी आय का 62.5% बचाता है तो आशुतोष और विनोद की आय का अनुपात बताना है, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आशुतोष है और कौन है, विनोद है, वी मान लिया। इनकी क्या दिया है, बचत की, मतलब सेविंग का रेशियो दे रखा है, कितना है 5:8 का। और क्या दे रखा है, खर्चे का, मतलब एक्सपेंडिचर का, एक्सपेंडिचर का दे रखा है कितना, 9:10 का रेशियो दे रखा है, ठीक। तो हम मान लेते हैं कि आशुतोष ने कितना खर्चा किया, 5x खर्चा किया, विनोद ने कितना, सॉरी सेविंग की 8x सेविंग की, और खर्चा कितना किया इसने 9y खर्चा किया, क्योंकि रेशियो अलग अलग है तो जो भी मानेंगे कांस्टेंट इनका वो अलग अलग ही मानेंगे, क्योंकि ये चीज़ें अलग अलग है भाई, तो हम इनका क्या है अलग अलग, ये सेविंग के लिए है, ये एक्सपेंडिचर के लिए है। तो यहाँ x माना, यहाँ y मान लिया। मानने को आप कुछ भी मान सकते हैं, ABCD जो भी मानना हो, हमने XY माना है। तो इसने कितना एक्सपेंडिचर किया 10y, क्योंकि x और x इसलिए माना दोनों का, क्योंकि भाई रेशियो तो समान होना चाहिए ना, जो भी आएगा रेशियो क्या होना चाहिए। अगर बाद में अगर हम रेशियो देखें तो a और v का कितना होगा, 5x है 8x है, तो x x कैंसिल हो जाएगा, 5:8 का रेशियो तब भी रहेगा ना। तो यहाँ पे भी y कट जाएगा, 9:10 का रेशियो रहेगा नहीं रखेगा, इसलिए x माना यहाँ, तो x का यहाँ भी। मैंने बताया ना कि जो भी क्रिया करेंगे यहाँ भी करेंगे तो यहाँ भी वही करना पड़ेगा, रेशियो बराबर रखने के लिए, ठीक। ये इतना हो गया। तो आगे कह रहा है यदि आशुतोष अपनी आय का 62.5% बचाता है, तो यहाँ पे अगर आशुतोष की इनकम देखनी हुई तो कितना होगा, यहाँ पे आशुतोष की इनकम देखनी हुई तो कितना होगा, इनकम देखनी हुई तो बताइए इनकी इनकम कितनी होगी। इसकी इनकम होगी 5x प्लस 9y, क्योंकि सेविंग और खर्चा जोड़ देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, इनकम आ जाएगी। और यहाँ कितना आ जाएगा इनका 8x प्लस 10y, यही तो आएगा, क्योंकि अलग अलग माना है तो रेशियो नहीं रहेगा, लगा भी सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं। इनकी इनकम आ गई इतनी। तो यहाँ पे बोला है कि आशुतोष अपनी आय का 62.5% खर्च करता है। तो आशुतोष की इनकम आई और आशुतोष की बात रही तो ए, तो इसका 62.5% क्या करता है, खर्च करता है। 62.5% अपॉन 100% खर्च करता है, 62.5% खर्च करता है। तो मतलब खर्च कितना करता है, इसकी एक्सपेंडिचर कितनी है आशुतोष की, 9y के बराबर ही तो होगा। खर्च कितना कर रहा है, 9y तो खर्च कर रहा है आशुतोष, और इनकम का कितना कर रहा है 62.5%। तो इनकम 62.5% का मान कितना होता है, आप भी जानते हैं कितना होता है, 5/8 होता है। तो हमने क्या किया 5/8 रख दिया, सॉरी बचाता है बोला यहाँ पे, ठीक है। तो अपनी आय का 62.5% बचाता है, ना कि खर्च करता है। तो बचाता कितना है 5x, 62.5% बचाता है, मतलब कितना बचा रहा है अभी यहाँ पे, हमारा बचत कितनी है यहाँ पे 5x के बराबर होगी। तो ये कितना हो गया 5x, 5 से 5 कैंसिल। आशुतोष की इनकम को है कितनी है, हमने निकाल रखी है कितनी है यहाँ पे 5x प्लस 9y, हम मान रख देते हैं आशुतोष की इनकम की जगह। ये 8 का गुणा इधर कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। तो इसको इधर ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 9y बराबर कितना 3x, 3 त्रिक का 9, तो x का मान कितना आ गया 3y आया, x का मान कितना आ गया 3y। तो पूछा क्या है, आशुतोष और विनोद की आय का अनुपात पूछा है, तो x बराबर 3y, तो हम रख देते हैं आशुतोष की इनकम कितनी होगी x के रूप में और y के रूप में। तो x का मान कितना है 3y, तो 5x का मान कितना 15y प्लस 9y, यहाँ कितना हो जाएगा, रेशियो पूछा है तो रेशियो लगा देते हैं, कितना 8 3 24 y हो जाएगा प्लस 10y। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना 15 9 24 y, यहाँ कितना 34y, तो y से y कैंसिल, 2 से 12, 2 से 17। तो रेशियो कितना आ गया 12:17 का रेशियो आया, कितना आ गया 12:17 का रेशियो। तो कौन सा सही है हमारा, डी वाला, ठीक।
तो क्वेश्चन जो जो कहता जाए वो करते जाइए, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल है, लेकिन आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तो जो कहानियाँ मैंने इतनी लंबी लिखी है वो आपको लिखनी भी नहीं पड़ेंगी, ठीक है। आप इससे आधे में भी सॉल्व कर लेंगे। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि यही विधि लगेगी, मतलब यही प्रोसेस होगा इसमें, तो आधा कैलकुलेशन उसी टाइम माइंड में हो जाता है। लेकिन उस बशर्ते उसके लिए आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। अभी ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया है जस्ट इसी क्लास में, तो आप इसे कर लीजिए। मैं बताऊंगा, ऐसी बात नहीं नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी यही वो है कि आप इसे खुद से करिए। मेरी यही कल्पना है कि आप खुद से करें इसे, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, ना कि मैं आपको बताऊं, ठीक। तो चलिए आपने इसे कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। डायरेक्ट मैं इसका शॉर्ट मेथड बताता हूँ। बेसिक मैंने इसके पहले ही बता दिया है कि कैसे करना है। कह रहा है कक्षा में 18 छात्रों का औसत वजन कितना है, 18 किलोग्राम। 18 छात्रों का औसत वजन कितना है, 18 x किलोग्राम। यदि 63 किलोग्राम के वजन वाला एक शिक्षक कक्षा में शामिल हो जाता है, तो मतलब अब कितने हो गए टोटल, 18 पहले थे अब 19 हो गए, तो उनका औसत वजन कितना बढ़ जाता है, 2 किलोग्राम। तो x+2 हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो कितना बढ़ा, 1। यहाँ पे कितना बढ़ गए, 2 बढ़ गया। तो क्या करते हैं हम, इसका गुणा किस में करते हैं, इसमें करते हैं, और इसका गुणा किस में करते हैं, ये इसमें करते हैं। और ये जो निकल क्या गुणा करके क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और जोड़ने पर जो आता है वो क्या होता है, बढ़े हुए व्यक्ति का वजन आता है। तो बढ़े हुए, यहाँ पे कौन बढ़ रहा है, बढ़ा हुआ शिक्षक है। तो बढ़े हुए शिक्षक का वजन कितना, शिक्षक का वजन, मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पे वही आता है जो यहाँ पे जितने लोग बढ़ते हैं। अगर एक लोग बढ़ रहे हैं तो एक लोगों का वजन आएगा, 2 लोग बढ़ते हैं तो उनका टोटल वजन आएगा, 3 लोग बढ़ते हैं तो उनका टोटल वजन आएगा। तो x का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 36, और प्लस 1 का गुणा किस में करेंगे, x+2 में, तो x+2 इनका क्या आ गया, टोटल वजन आ गया। तो कितना हो जाएगा ये, 36 2 38 प्लस x। लेकिन उसने बोला है कि शिक्षक का वजन कितना है, 63 किलोग्राम। तो यहाँ पे 63 किलोग्राम दे रखा है, तो x का मान यहाँ से निकल आएगा, कितना आएगा, 25। कितना आएगा, 25। कितना आ गया, 25 किलोग्राम। कितना, 25 किलोग्राम। तो कौन सा हमारा सही है, कोई नहीं मैच कर रहा है, मतलब नन ऑफ दीज। तो इसे सॉल्व करने में कितना टाइम लगा होगा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड, 15 सेकेंड। लेकिन आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी तब, क्योंकि प्रैक्टिस की होगी तो क्वेश्चन पढ़ते ही माइंड में फ्लैश कर गया होगा और आपने कर लिया होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और अभी तक आपने स्वयं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इम्प्रूव करते रहें, और आप अपनी स्पीड जो है इम्प्रूव करते रहें, ठीक। तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन और एक नए जोश के साथ।